Hello student, today we are going to learn question number 3 from third chapter, that is issue of shares. Question number 3 is methods of issue of shares. In last lecture we have seen first method of issue of shares. Now today we are going to learn second method or second classification of issue of shares. In this method, we are going to learn about right issue and bonus shares. So let's start with methods of issue of shares. See, the methods of issue of shares are basically divided in four parts. म्हणजे जे शेअर्स इश्यू करण्याच्या मेथड्स आहेत त्या फोर पार्ट्स मध्ये डिवाइड केलेल्या आहेत. फर्स्ट इज पब्लिक ऑफर, second is existing equity shareholders, third is existing employees, and fourth is private placement. In last lecture we have learned public offer and in that IPO and FPO. तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसका पढ़ाई किया है. पब्लिक ऑफर क्या होता है, IPO क्या होता है और FPO क्या होता है. Today we are going to learn about second method, that is issue of shares to existing equity shareholders, and in that we will learn about right issue of shares and bonus issue of shares. आज आपण बघणार आहोत एक्झिस्टिंग इक्विटी शेअर होल्डर्स आणि त्यांना कोणत्या प्रकारचे शेअर्स दिले जातात, त्यामध्ये आपण बघणार आहोत राईट इश्यू अँड बोनस इश्यू. Offering shares to existing equity shareholders. A company can raise funds by offering shares to its existing equity shareholder as follows. That are by two ways. Company offers their shares to existing equity shareholders. The two ways are right issue and bonus issue. दो तरीके से कंपनी अपने जो नए शेयर्स है वो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को इशू करती है. एग्जिस्टिंग मतलब जो हमारे पहले से ही शेयर होल्डर्स है, उन्हीं शेयर होल्डर्स को फिर से जब शेयर्स देने होते हैं तब वो दो तरीके से दिए जाते हैं. फर्स्ट इज राइट इशू अँड सेकंड इज बोनस इशू. म्हणजे आपले जे शेअर होल्डर्स आधीपासून आहेत, इक्विटी शेअर होल्डर, नॉट प्रिफरन्स शेअर होल्डर्स, जे आपले इक्विटी शेअर होल्डर्स आधीपासून आहेत, त्यांना जर आपल्याला परत शेअर्स द्यायचे असतील, नवीन शेअर्स द्यायचे असतील, तर त्यासाठी दोन वेजचा इस्तेमाल केला जातो, दोन मेथडचा वापर केला जातो. एक आहे राईट इश्यू आणि सेकंड आहे बोनस इश्यू. Right issue. When a company wants to raise further capital, it can issue shares to its existing equity shareholders in proportion to their existing shareholdings. So if company want to raise further share capital by issuing shares, then company can issue that shares to existing equity shareholders. So first preference may be given to existing equity shareholders while issuing new shares. And when such preference is given to existing equity shareholders, then that type of issue is called as right issue. म्हणजे जेव्हा कंपनीला आणखी कॅपिटल पाहिजे असेल
आणि कंपनीला ते कॅपिटल शेअर्स इश्यू करून समजा जमा करायचं असेल, तर अशा वेळी कंपनी ते शेअर्स एक्झिस्टिंग इक्विटी शेअर होल्डरला आधी देऊ शकते, आधी ऑफर करू शकते. म्हणजे त्यांना सांगू शकते की आपली कंपनी अशा प्रकारे शेअर्स इश्यू करणार आहे, तुम्हाला शेअर्स पाहिजेत का? अशा प्रकारची ऑफर्स एक्झिस्टिंग इक्विटी शेअर होल्डर्सला दिली जाऊ शकते. आणि जेव्हा अशा प्रकारची ऑफर्स इक्विटी शेअर होल्डरला दिली जाते, त्याला म्हटलं जातं राइट इश्यू. ओके, तो राइट इश्यू में कंपनी अपने जो नए शेयर्स है वो अपने जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर है, एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से ही हमारे शेयर होल्डर है, उनको ऑफर करती है, तब उसे कहा जाएगा राइट इश्यू. और ये शेयर्स देते समय उनके पास पुराने शेयर्स कितने हैं, उसके हिसाब से उसके प्रपोर्शन में नए शेयर्स दिए जाते हैं. सो कंपनी डिसाइड्स वन प्रपोर्शन, कंपनी डिसाइड्स वन रेशो टू इश्यू राइट इश्यू और राइट शेअर्स. कंपनी एक रेशो डिसाइड करते, प्रपोर्शन डिसाइड करते आणि त्यानुसार आपले जे एक्झिस्टिंग इक्विटी शेअर होल्डर्स आहेत त्यांना शेअर्स देते. फॉर एक्झाम्पल 10:2. इट मीन्स 2 new shares will be given to existing equity shareholders who holds 10 shares of the company. मतलब जिनके पास पहले से ही कंपनी के 10 शेयर्स है, उनको नए शेयर्स कितने दिए जाएंगे? 2, क्योंकि कंपनी ने रेशो क्या डिसाइड किया? 10:2. कौन सा रेशो डिसाइड करना है, कितना रेशो डिसाइड करना है, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा. Such an issue of share is called as a right issue of shares. Whenever a company makes further issue of shares, the existing equity shareholder have preemptive right. Preemptive right means first option to buy. That is preference. Preemptive right means preferential rights to subscribe to the new shares offered by the company. So whenever company going to issue their new shares, then equity shareholder have first right, equity shareholder have preferential right to purchase that new shares offered by the company. म्हणजे जेव्हा केव्हाही कंपनी जेव्हा नवीन शेअर्स इश्यू करायला जाते, तेव्हा ते शेअर पहिल्यांदा कोणाला ऑफर केले जातात? एक्झिस्टिंग इक्विटी शेअर होल्डरला ऑफर केले जातात. आणि त्याला शब्द काय वापरला जातो? प्रीइम्प्टिव्ह राईट. इट मीन्स प्रिफरन्शियल राईट. दॅट इज फर्स्ट ऑप्शन टू बाय. इक्विटी शेअर होल्डर हॅव प्रीएम्प्टिव्ह राईट. त्यांना तो अधिकार असतो की कंपनीचे नवीन शेअर पहिल्यांदा त्यांना दिले जावेत. त्यांनी समजा घेतले नाहीत, नंतर मग ते शेअर्स पब्लिकला दिले जाऊ शकतात. ओके, तो इस तरह से इक्विटी शेयर होल्डर को नए शेयर्स फर्स्ट या प्रीफरेंस में ऑफर किए जाते हैं, उसे कहा जाएगा राइट इशू. कंपनी मेकिंग राइट इशू हैज टू फुलफिल द फॉलोइंग प्रोविजंस. मतलब कंपनी को अगर राइट इशू करना है तो इसको कुछ प्रोविजंस मतलब कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे. वो कौन से रूल्स है? देखो, फर्स्ट, राइट शेयर्स आर सोल्ड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट अ प्राइस which is lesser than its market price. Company should issue such shares as a right issue to existing equity shareholder at a lower price than current market price of the shares. म्हणजे जेव्हा कंपनी राइट इश्यू मध्ये शेअर्स विकणार असते एक्झिस्टिंग इक्विटी शेअर होल्डरला, तेव्हा ते शेअर्स कमी प्राइसला विकले पाहिजेत. कमी प्राइस म्हणजे कोणत्या कमी प्राइस पेक्षा? तर मार्केट प्राइस आता जेवढी आहे त्यापेक्षा कमी प्राइसला विकली पाहिजे. तर इकडे लक्षात याद रखना है आपको कि आप कंपनी जो भी शेयर्स एज अ राइट इश्यू करके देगी, वो सारे शेयर्स का जो प्राइस है वो प्राइस मार्केट प्राइस से क्या होना चाहिए? कम
होना चाहिए। सेकंड, a company has to send letter of offer to the existing shareholders at the time of issuing right shares. तो कंपनी क्या करेगी, जब भी राइट शेयर्स देने होंगे या इशू करने होंगे, तब कंपनी हर एक इक्विटी शेयर होल्डर्स को लेटर ऑफ ऑफर सेंड करेगी। लेटर ऑफ ऑफर क्या करेगी, सेंड करेगी। और उस लेटर ऑफ ऑफर में क्या क्या होना चाहिए, देखो, द लेटर ऑफ ऑफर शॅल मेन्शन, म्हणजे आपण जे लेटर ऑफ ऑफर प्रत्येक इक्विटी शेअर होल्डरला पाठवणार, कारण की त्यांना आपल्याला राईट शेअर्स द्यायचे आहेत, मग त्याआधी काय पाठवावं लागणार, लेटर ऑफ ऑफर। मग त्या लेटर ऑफ ऑफर मध्ये काय काय असलं पाहिजे बघा। फर्स्ट, द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड। फर्स्ट, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड। पहले उसमें आपको लिखना होगा कि हमारी कंपनी आपको कितने शेयर्स ऑफर कर रही है, कितने शेयर्स बेचने के लिए तैयार है। The period of offer, that is offer is valid for a period not less than 15 days and not exceeding 30 days from the date of offer। और सेकंड, उसमें लिखना पड़ेगा पीरियड ऑफ ऑफर, मतलब आपको जो राइट इशू का ऑफर दिया गया है वो कितने समय के लिए वैलिड है, और वो जो समय है वो 15 दिन से कम नहीं होना चाहिए, मतलब जो ऑफर है कम से कम 15 दिन होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 30 डेज होनी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफर। म्हणजे जी तुम्ही ज्या दिवशी तुम्ही लेटर त्यांच्याकडे पोहोचवणार त्या तारखेपासून कमीत कमी 15 दिवस ती ऑफर चालू राहिली पाहिजे आणि जास्तीत जास्त 30 दिवस ती ऑफर तुम्ही चालू ठेवू शकता। मग त्याचा टाइम पिरियड दिला जाईल की तुम्हाला ही जी ऑफर दिलेली आहे ती कोणत्या तारखेपासून चालू होणार आहे आणि किती तारखेपर्यंत ती ऑफर असणार आहे, और उस दौरान शेयर होल्डर को रिप्लाई देना है कि उसको शेयर खरीद लेने हैं या नहीं लेने हैं। थर्ड, the right to renounce, that is the shareholder have a right to give up their shares in favor of any other person। shareholder can give up his right to purchase the share of that company and he can transfer his right to purchase the share of company to any other person। म्हणजे समजा मला शेअर्स परचेस करण्याचा अधिकार राईट इश्यू कंपनीने दिलेला आहे, पण मला शेअर परचेस करायचे नाहीत कारण की माझ्याकडे ऑलरेडी कंपनीचे शेअर्स आहेत, मला पुन्हा त्याच कंपनीचे शेअर परचेस करायचे नाही, तर मला जो अधिकार मिळालेला आहे तो अधिकार मी दुसऱ्या पर्सनला देऊ शकतो, म्हणजे दुसरा पर्सन माझ्या वतीने शेअर परचेस करू शकतो। ओके, तो अगर किसी आपको राइट इशू का अधिकार मिल गया और कंपनी ने कहा कि हम आपको 50 शेयर्स बेचने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको कंपनी के शेयर्स नहीं लेने हैं, तो आप आपका जो राइट इशू का अधिकार है किसी दूसरे पर्सन को दे सकते हैं। फोर्थ इज द लेटर ऑफ ऑफर कैन बी सेंड बाय रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट, courier or through electronic mode। So every company need to send letter of offer to each and every equity shareholder who is entitled for right issue, and that letter of offer can be sent either by register post, by speed post or by courier, or company may use any electronic mode like email or social media to send letter of offer। म्हणजे प्रत्येक कंपनीला इक्विटी शेअर होल्डरला काय पाठवावं लागणार आहे, लेटर ऑफ ऑफर। आणि ते लेटर ऑफ ऑफर कशा मार्फत पाठवलं जाऊ शकतं, रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर किंवा कोणतेही इलेक्ट्रॉनिक मोड वापरलं जाऊ शकतं, फॉर एक्झाम्पल ईमेल। तो ईमेल से या रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट से वो लेटर ऑफ ऑफर भेजा जाएगा। फिर if a shareholder does not respond
to the right issue offer within the stipulated time period. Stipulated means specific time period. It is implied. It means understood as a truth. It is to be considered that he is not interested in the offer and the company can offer the unsold shares to new investor. So, in letter of offer, company mention the time period of offer. The minimum time period will be 15 days and maximum time period will be 30 days. So, shareholder need to reply to company within that time period. And if shareholder fails to reply within that stipulated time period, it means specified time period, then company should consider that shareholder is not interested in purchasing shares of the company. And at that time, company can sell that shares to other investor or to other person. मतलब अगर आपको कंपनी ने लेटर भेजा कि आपको राइट इशू में 20 शेयर्स मिल रहे हैं और आपको इतने तारीख तक हमें बताना है, लेकिन दिए गए तारीख तक अगर आप लोगों ने कंपनी को रिप्लाई नहीं दिया तो कंपनी क्या मान लेगी कि आपको जो ऑफर दिया गया है राइट इशू का उसमें आप इंटरेस्टेड नहीं है और आपके जो 20 शेयर्स है वो कंपनी किसी दूसरे पर्सन को या दूसरे इन्वेस्टर को बेचने के लिए फ्री हो जाएगी, वो बेच सकती है. ओके, म्हणजे दिलेल्या टाइम वेळेमध्ये शेअर होल्डरनी कंपनीला काय दिला पाहिजे, रिप्लाय दिला पाहिजे त्या ऑफर बाबत. आणि जर दिलेल्या वेळेमध्ये रिप्लाय दिला नाही तर कंपनी असं समजेल की तुम्हाला म्हणजे त्या शेअर होल्डरला कंपनीची जी ऑफर आहे त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट नाही, म्हणजे तो शेअर होल्डरला कंपनीचे शेअर परचेस करायचे नाही. मग अशा वेळी ती कंपनी काय करेल, तुमचे जे शेअर्स आहेत म्हणजे तुम्हाला जे ऑफर केलेले शेअर्स होते फॉर एक्झाम्पल 20 ते दुसऱ्या व्यक्तीला किंवा दुसऱ्या इन्व्हेस्टरला विकू शकेल. नेक्स्ट इज the company has to be obtain minimum subscription that is 90% of the issue. This is very important provision. Minimum 90% subscription need to be received by the company to make this issue become valid. म्हणजे कंपनीला कमीत कमी 90% सबस्क्रिप्शन राईट इश्यू साठी आलं पाहिजे, तरच तुमचा राईट इश्यू काय असणार आहे, व्हॅलिड असणार आहे. आता 90% सबस्क्रिप्शन म्हणजे काय, फॉर एक्झाम्पल कंपनीने ऑफर केले 10,000 शेअर्स अंडर राईट इश्यू. म्हणजे राईट इश्यू मध्ये कंपनीने किती शेअर्स विकण्यासाठी तयार झाली, 10,000 शेअर्स. मग कमीत कमी 10,000 च्या 90% मीन्स 9,000, म्हणजे मिनिमम 9,000 शेअर्स शेअर होल्डर जर घ्यायला तयार असतील तर त्याला म्हटलं जाईल 90% सबस्क्रिप्शन. मग तुमचा जो राईट इश्यू आहे तो व्हॅलिड समजला जाईल. पण समजा तुम्ही 10,000 शेअर्स विकण्यासाठी तयार आहेत, आप 10,000 शेयर बेचने के लिए रेडी है और आपके कंपनी को रिस्पॉन्स आया सिर्फ 7,000 शेयर्स के लिए, मतलब शेयर होल्डर सिर्फ 7,000 शेयर्स लेने के लिए रेडी है, तो आपका रिस्पॉन्स कितना हुआ, आपका सब्सक्रिप्शन कितना हुआ, 70%, मतलब आपका राइट इशू इनवैलिड माना जाएगा. ओके, तो राइट इशू वैलिड बनाने के लिए कम से कम 90% सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है, 90% रिस्पॉन्स मिलना जरूरी है. सेकंड इज बोनस इशू और बोनस शेयर्स. Bonus shares are fully paid shares issued free of cost to the existing equity shareholder in proportion to their shareholding. So bonus shares are nothing but shares which are issued to existing equity shareholders at free of cost, and these shares are issued in proportion to existing shareholdings of existing equity shareholders. बोनस शेअर्स मतलब ऐसे शेअर्स
जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं मतलब उसका पैसा कंपनी लेती नहीं। ऐसे शेयर्स को कहा जाता है बोनस शेयर्स। याद रखना, राइट इशू में जो भी शेयर्स दिए जाते हैं उसका पैसा कंपनी लेती है, लेकिन बोनस इशू में या जो भी शेयर बोनस शेयर्स करके दिए जाते हैं उसका पैसा कंपनी लेती नहीं। और क्यों नहीं लेती वो हम आगे देखते हैं। ओके, म्हणजे जे शेअर्स कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट देते त्या शेअर्सला काय म्हटलं जातं, बोनस शेअर्स. अँड these shares are given in proportion to existing share holding. म्हणजे तुमच्याकडे आधी किती शेअर्स आहेत त्यानुसार तुम्हाला बोनस शेअर दिले जातात. म्हणजे कंपनी जसं राईट इश्यूला एक प्रपोर्शन किंवा रेशो ठरवते तसंच बोनस शेअर्सला देखील एक रेशो ठरवते. फॉर एक्झाम्पल 5:2. म्हणजे ज्याच्याकडे आधीपासून 5 शेअर्स आहेत त्याला 2 बोनस शेअर दिले जातील. म्हणजे जर तुमच्याकडे 10 शेअर्स असतील तर तुम्हाला 4 बोनस शेयर्स दिए जातील. ओके, तो जो भी बोनस शेयर्स दिए जाते हैं वो प्रपोर्शन में दिए जाते हैं, जैसे राइट इशू में प्रपोर्शन रहता है उसी तरह से. फॉर एग्जाम्पल 5:2. इसका मतलब अगर आपके पास 5 शेयर्स कंपनी के पहले से ही है तो आपको 2 शेयर्स फ्री में दिए जाएंगे. अगर आपके पास 10 शेयर्स है तो आपको 4 शेयर्स अलग से फ्री में दिए जाएंगे. तो बोनस शेयर्स और राइट इशू दोनों भी क्या दिए जाते हैं, प्रपोर्शन में दिए जाते हैं. यूजुअली फाइनेंशियली साउंड कंपनीज इशू बोनस शेयर्स आउट ऑफ इट्स एक्यूमुलेटेड डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट और रिजर्व. एक्यूमुलेटेड मतलब जमा किया हुआ. तो जो भी कंपनी है वो क्या करती है, अगर उसका फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है, सालों साल उनको प्रॉफिट होता है, ऐसी कंपनी ज्यादातर बोनस शेयर्स देती है. प्रॉब्लम आता है कि बोनस शेयर्स सिर्फ फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनी ही क्यों दे सकती है, और दूसरा ऐसा है कि सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही क्यों दिया जाता है. देखो, जब कोई भी कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो उसमें से पहले इंटरेस्ट पेड किया जाएगा, वो हम लोगों ने पहले भी देखा है. बाद में प्रीफरेंस का डिविडेंड दिया जाएगा और बाद में जितना भी पैसा बचेगा उसके ऊपर अधिकार होगा इक्विटी शेयर होल्डर्स का. तो कंपनी के पास अगर 50,000 बचा एंड में तो कंपनी पूरा 50,000 इक्विटी शेयर होल्डर को एज ए डिविडेंड नहीं देगी. तो फॉर एग्जांपल 30,000 डिविडेंड दे दिया, बाकी कितना रखा, 20,000. वो 20,000 जाएगा आपका रिटेन अर्निंग या रिजर्व में, वो कंपनी बाजू में निकाल के रख दिया. एक्चुअल में वो 20,000 के ऊपर अधिकार किसका था, इक्विटी शेयर होल्डर का. म्हणजे जे 20,000 आपण बाजूला काढून ठेवले, कंपनीने बाजूला काढून ठेवले प्रॉफिट मधले, त्याच्यावर अधिकार कोणाचा होता, इक्विटी शेयर होल्डरचा. पण त्यांना आपण ते दिले नाही. तो सालों साल कंपनी इस तरह से पैसा बाजू में निकाल के रखती है और एक बड़ी अमाउंट बनती है और उसे ही हम कहते हैं रिजर्व, या उसे ही कहा जाता है एक्यूमुलेटेड डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. और अभी कंपनी को क्या करना है, समझो इस तरह से हम लोगों ने 5 लाख रुपए का रिजर्व बनाया और कंपनी को अभी वो 5 लाख रुपया कैपिटलाइज करना है, मतलब एज अ कैपिटल इस्तेमाल करना है. तो कंपनी क्या करेगी, 5 लाख जो इक्विटी शेयर होल्डर्स का है वो अभी कंपनी के पास है, वो रिजर्व में रखा है, कंपनी ने इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया नहीं है. तो 5 लाख रुपया कंपनी को भी इस्तेमाल करना है. कंपनी उस 5 लाख रुपए को कैपिटलाइज करना चाहती है और इसीलिए कंपनी क्या करेगी, 5 लाख रुपए के शेयर्स किसको देगी, इक्विटी शेयर होल्डर को देगी, क्योंकि वो 5 लाख रुपया किसका इस्तेमाल करने वाले हैं, इक्विटी शेयर होल्डर का. लक्षात, म्हणजे ते 5 लाख रुपये आपण आता वापरणार जे रिझर्व मध्ये आहेत, आणि रिझर्व मधले 5 लाख रुपये कोणाचे आहेत, इक्विटी शेयर होल्डरचे. मग त्यांचे पैसे जर आपल्याला वापरायचे आहेत मग त्यांना काहीतरी दिलं पाहिजे, म्हणून कंपनी काय करणार, 5 लाख रुपयाचे शेअर्स इक्विटी शेअर होल्डरला देणार फ्री ऑफ कॉस्ट.
मग ऍक्च्युअल मध्ये फ्री ऑफ कॉस्ट झाले का? नहीं, कारण कि त्यांचे 5 लाख रुपए अपन वापरना है, क्योंकि हम उनका 5 लाख रुपया इस्तेमाल करने वाले हैं। तो एक्चुअल में अगर देखा गया तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, क्योंकि 5 लाख रुपया कंपनी अभी उनका इस्तेमाल करेगी और उसके बदले में उनको क्या देने वाली है? इक्विटी शेयर्स देने वाली है। और इसीलिए बोनस शेयर सिर्फ किसको दिया जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं, क्योंकि बोनस शेयर्स आर इशूड आउट ऑफ रिजर्व। रिजर्व में जो पैसा है उसमें से दिया जाता है, और रिजर्व का जो पैसा है उसके ऊपर अधिकार किसका होता है? इक्विटी शेयर होल्डर का अधिकार होता है। Hence, as the profit or reserve are capitalized, it is also called as capitalization of profit or reserve. So, when company issues bonus shares, it means company converts its reserves amounts into capital, and therefore this process is also called as capitalization of profit or reserve. आलं लक्षात? म्हणजे कंपनी जेव्हा बोनस शेअर्स इश्यू करते, म्हणजे रिझर्व्ह मधला पैसा कॅपिटल मध्ये आणते, शेअर कॅपिटल म्हणून वापरते, आणि म्हणून या प्रोसेसला आणखी काय म्हटलं जातं? कॅपिटलायझेशन ऑफ प्रॉफिट और कॅपिटलायझेशन ऑफ रिझर्व्ह. See, following are the provision related to bonus issue. Provision means rules. First, a company can issue bonus shares only out of free reserve or security premium account और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट. मतलब कंपनी को अगर बोनस शेयर्स देने हैं, देने के लिए उनके रिजर्व में पैसा होना चाहिए. ऐसा नहीं कि बोनस शेयर आज मेरे कंपनी को लगा चलो बोनस में शेयर दे देते, नहीं, ऐसा नहीं दे सकते, क्योंकि अगर हम 5 लाख के शेयर्स देने वाले हैं तो 5 लाख रुपया रिजर्व का हमें कैपिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. 5 लाख रुपया हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में होना चाहिए या फ्री रिजर्व में होने चाहिए, वो हम कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे तब हम बोनस शेयर दे सकते हैं. ऐसा नहीं कि मर्जी आई चलो आज हम बोनस शेयर दे देते, डायरेक्टर का बर्थडे है बोनस शेयर दे देते, नहीं दे सकते. म्हणजे पाहिजे तेव्हा आपण बोनस शेयर देऊ शकत नाही. तो बोनस शेयर देने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? फ्री रिजर्व में पैसा होना चाहिए, या तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में पैसा होना चाहिए, या कॅपिटल रिडम्पशन रिझर्व अकाउंट में पैसा होना चाहिए. म्हणजे ह्या 3 अकाउंट मध्ये जर तुमच्याकडे पैसा असेल तर तुम्ही तेवढ्या अमाउंटच्या बोनस शेअर्स इक्विटी शेअर होल्डरला देऊ शकता. बोनस शेअर्स म्हणजे इक्विटी शेअर्सच असतात, ते काय वेगळा टाइप नाहीये शेअर्सचे. देर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ शेअर, इक्विटी शेअर्स अँड प्रीफरन्स शेअर्स. ओके, फक्त ते फ्री मध्ये दिले जातात म्हणून त्याला म्हटलं जातं बोनस. ओके, म्हणजे जर बोनस शेअर द्यायचे असतील तर तुमच्याकडे फ्री रिझर्व मध्ये पैसे असले पाहिजेत, किंवा सिक्युरिटी प्रीमियम अकाउंट मध्ये पैसे असले पाहिजेत, किंवा कॅपिटल रिडम्पशन रिझर्व अकाउंट याच्यामध्ये पैसे असले पाहिजेत. सी व्हॉट इज सिक्युरिटी प्रीमियम अकाउंट? इज एन अकाउंट इन विच द प्रीमियम अमाउंट कलेक्टेड व्हेन शेअर्स आर सोल्ड ॲट अ प्रीमियम इज केप्ट. सो व्हेन कंपनी issues shares at premium, then company collect that amount of premium under one account called as security premium account. बघा, कधी कधी कंपनी फॉर एक्झाम्पल 10 रुपीजचा शेअर्स कंपनीने 30 रुपीजला विकला. फेस व्हॅल्यू किती होती? 10, विकला कितीला? 30. मीन्स शेअर्स आर इश्यूड ॲट प्रीमियम. म्हणजे 20 रुपीज जास्त घेतले, त्या 20 रुपीजला काय म्हटलं जाईल? प्रीमियम. मग आता हे 20 रुपीज एका अकाउंट मध्ये कन्वर्ट केले जातील किंवा एका अकाउंट मध्ये लिहिले जातील, आणि त्या अकाउंटला काय नाव दिलं जातं? सिक्युरिटी प्रीमियम अकाउंट. तो इस तरह से अगर शेयर्स प्रीमियम पे बेचे जाते हैं तो कंपनी को जितना भी प्रीमियम मिलता है, मतलब फेस वैल्यू से जितना भी ज्यादा पैसा कंपनी लेती है उसे कहा जाएगा प्रीमियम, और वो सारा पैसा एक अकाउंट में जमा किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, और उस अकाउंट का नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. दूसरा है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट. इज एन अकाउंट
in which a company transfer part of its profit to be used for specific purpose, that is issue bonus shares. तो कंपनी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट भी तैयार कर सकती है, प्रॉफिट का कुछ है हिस्सा इस तरह के रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। ज्यादातर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट तैयार करने का मकसद होता है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब कंपनी ने अगर प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं तो वो रिडीम करने पड़ेंगे 5 साल के बाद या 10 साल के बाद। रिडीम करना मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा वापस देना पडेगा, त्याला आपण म्हणतो रिडम्पशन। म्हणजे जर कंपनीने प्रेफरेंस शेयर किंवा डिबेंचर इश्यू केले असतील तर त्यांना कधी ना कधी रिडीम करावे लागतील, मग त्यासाठी आपल्याला पैसा लागणार आणि म्हणून तो पैसा जमा करण्यासाठी जे रिजर्व तयार केलं जातं त्याला म्हटलं जातं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ओके, तो इस तरह से कंपनी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिजर्व में निकाल के रखती है ताकि अगर हमें प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने हैं तो पैसा हमें हमारे पास रहेगा, अगर हमें डिबेंचर रिडीम करने हैं तो हमारे पास पैसा जमा रहेगा। इस तरह से कंपनी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट तैयार करके रखती है। इसमें अगर पैसा रहेगा तो भी वो पैसा बोनस शेयर्स इशू करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बी, a company cannot use bonus shares only out of reserve created by revaluation of assets. See, what is revaluation of asset? Value of assets recalculated to find out the current value of assets. अगर हमारे पास कोई असेट है, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग है, 15 लाख उसका अमाउंट हम लोगों ने बैलेंस शीट में बताया है और उस बिल्डिंग को 10 साल हुए, तो क्या 10 साल के बाद भी उसका वैल्यू 15 लाख ही रहेगा? शायद उसका वैल्यू कम भी हुआ होगा या ज्यादा भी, बराबर है। या हमारे बैलेंस शीट में लिखा है 15 लाख, लेकिन एक्चुअल में उसका वैल्यू 15 लाख ही है क्या, वो भी हमें देखना पड़ेगा। इसीलिए हम किसी एक्सपर्ट से उस बिल्डिंग का रिवॅल्युएशन करवाएंगे। म्हणजे एखादा आपल्याकडे असेट आहे आणि ते असेट आता जुनं झालेलं आहे, 5-10 वर्ष आपण वापरलं आणि बॅलन्स शीट मध्ये त्याची व्हॅल्यू आपण 15 लाख दाखवले, मग आपण दाखवलेली व्हॅल्यू बरोबर आहे का हे बघण्यासाठी आपण त्या असेटचं रिवॅल्युएशन करून घेतो एक्सपर्ट कडून, त्याला म्हटलं जातं रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स। और समझो एक्सपर्ट ने बताया कि आपका जो बिल्डिंग का वैल्यू है आप लोगों ने बैलेंस शीट में बताया है 15 लाख, लेकिन एक्चुअल वैल्यू है 20 लाख, मतलब 5 लाख बढ़ गया वैल्यू। तो उस 5 लाख का हम रिजर्व बनाएंगे, क्या बनाएंगे? रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व। तो वो 5 लाख रुपया हम बोनस शेयर के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ रिजर्व तैयार किया है, एक्चुअल में वो पैसा नहीं है, सिर्फ वैल्यू बढ़ गया है ना। 15 लाख का जो हम लोगों ने बैलेंस शीट में लिखा है उसका 20 लाख हो गया, सिर्फ वैल्यू बढ़ गया है, एक्चुअल में उस अकाउंट में पैसा है क्या? नहीं। तो वो रिजर्व का पैसा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, म्हणजे समजा 15 लाखची बिल्डिंग आहे आणि इंजिनियरने सांगितलं, एक्सपर्टने सांगितलं की त्याची व्हॅल्यू खरी तर 20 लाख आहे, मग आपण 15 लाख मायनस 20 लाख जे 5 लाख असतील त्याचं रिजर्व तयार करणार, रिवैल्यूएशन रिजर्व। मग हे जे 5 लाख आहेत ते आपण बोनस शेयर्स इश्यू करण्यासाठी वापरू शकत नाही। ओके, तो याद रखना है, रिवैल्यूएशन रिजर्व हम बोनस शेयर्स इश्यू करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। सी, it also cannot issue bonus share instead of paying dividend. कंपनी ऐसा भी नहीं कर सकती कि हम डिविडेंड इस साल नहीं देंगे, उसके बदले में हम आपको शेयर्स देते हैं। फॉर एग्जांपल शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है कुल मिला के 2 लाख। कंपनी ऐसा नहीं बोल सकती कि चलो इस साल हम 2 लाख रुपया डिविडेंड नहीं देंगे लेकिन 2 लाख के हम आपको शेयर्स देंगे, नहीं चलेगा। डिविडेंड तो आपको डिविडेंड ही देना पड़ेगा और वो कैश में ही देना पड़ेगा। म्हणजे कंपनी असं करू शकत नाही की बाबा शेअर होल्डरला डिविडेंड द्यायचा आहे, टोटल डिविडेंड फॉर एक्झाम्पल 2 लाख द्यायचा आहे, 2 लाख रुपये डिविडेंड द्यायचा आहे,
त्यांना आपण असं सांगू शकत नाही की ठीक आहे यावर्षी आम्ही तुम्हाला काय डिव्हिडंड कॅश मध्ये देणार नाही, त्या डिव्हिडंडच्या ऐवजी आम्ही तुम्हाला बोनस शेअर्स देतो किंवा शेअर्स देतो फ्री ऑफ कॉस्ट 2 लाख रुपयाचे. चालेल का? चालणार नाही. ओके, सो bonus shares cannot be issued instead of paying dividend. Next is, once the announcement for bonus share is made by the board of directors, it cannot be then withdrawn. So if bonus shares had been issued by the or declared by the board of directors, then it cannot be withdrawn. म्हणजे एकदा का बोर्ड ऑफ डायरेक्टरनी डिक्लेअर केलं की आम्ही तुम्हाला बोनस शेअर देणार, अनाउन्स केलं की आम्ही तुम्हाला बोनस शेअर देणार, एकदा अनाउन्स केल्यानंतर ती स्टेटमेंट विथड्रॉ करता येणार नाही. म्हणजे कंपनीला कोणत्याही परिस्थितीमध्ये बोनस शेअर्स काय करावे लागतात, इश्यू करावेच लागतात. तो एक बार अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अनाउंस किया कि हम बोनस शेयर्स देंगे तो किसी भी हालत में बोनस शेयर्स देने ही पड़ेंगे. Next, bonus shares are must be fully paid up shares. Bonus shares must be fully paid up shares. It means bonus shares never be partly paid up. बोनस शेअर्स कधीच पार्टली पेड अप असू शकत नाही. म्हणजे तुम्ही जे इक्विटी शेअर होल्डरला शेअर्स देणार बोनस शेअर्स म्हणून ते नेहमी फुल्ली पेड अप असतील. फुल्ली पेड अप म्हणजे फॉर एक्झाम्पल त्याची व्हॅल्यू 100 असेल, एका शेअरची व्हॅल्यू फेस व्हॅल्यू 100 असेल, तर तुम्ही त्याच्यावर सर्टिफिकेट वर लिहून देणार 100 रुपीज शेअर्स अँड कम्प्लीट ऑर एंटायर अमाऊंट इज पेड. म्हणजे कोणतीही अमाऊंट बाकी नाही, 100 रुपीजचा शेअर्स आहे आणि शेअर होल्डरने 100 रुपीज पेड केले असं समजलं जाईल. म्हणजे सर्व शेअर्स काय असणार आहेत, फुल्ली पेड अप असणार आहेत, पार्टली पेड अप नसणार. म्हणजे बोनस शेअर्सचे पैसे कंपनी परत कधी शेअर होल्डर कडनं मागू शकत नाही. ओके, तो बोनस शेयर्स हमेशा क्या रहेंगे, फुल्ली पेड अप ही रहेंगे, पार्टली पेड अप नहीं रहेंगे. नेक्स्ट, शेयर होल्डर्स कैन नॉट renounce, that is give away their bonus shares to another person. It means offer of bonus shares given to one shareholder cannot be transferred, or that shareholder cannot transfer his offer to other person or other shareholder. जसं राईट इश्यू मध्ये मला समजा राईट इश्यू मिळाला तर ती ऑफर मी दुसऱ्या पर्सनला देऊ शकत होतो, पण बोनस शेअर्स मध्ये मला जे बोनस शेअर्स मिळणार आहेत ते मी दुसऱ्या पर्सनला देऊ शकत नाही. ती ऑफर माझ्यासाठी आहे आणि ती मलाच घ्यावी लागणार आहे. ओके, तो बोनस शेयर्स आपको जो भी ऑफर मिलती है वो सिर्फ आपके लिए रहेगी, उसी शेयर होल्डर्स के लिए रहेगी. वो शेयर होल्डर्स बोनस शेयर्स का ऑफर किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकता. नेक्स्ट, देयर इज नो मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू बी कलेक्टेड. और बोनस शेयर्स के लिए किसी भी तरह का मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं है कि इतना ही रिस्पॉन्स आना चाहिए तो ही बोनस शेयर्स वैलिड रहेंगे. ऐसा नहीं, जैसे राइट इश्यू में था, राइट इश्यू में कम से कम 90% सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए तब राइट इश्यू वैलिड माना जाएगा. म्हणजे बोनस शेअर्सला